जय हिंद दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इस लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, एक सेंटर और एक स्टेट, यानी कि एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। लेकिन हमारे देश के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, यानी कि हमारे देश का संविधान हमें सिर्फ भारतीय नागरिकता प्रदान करता है, राज्यों के लिए अलग से नागरिकता प्रदान नहीं करता, जैसा कि अदर फेडरल कंट्रीज़ में होता है। तो हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 5 से लेके 11 तक सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस को इसमें मेंशन किया गया है, जिसके अनुसार ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो उस समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, या कौन कौन से लोग भारत के नागरिक इस संविधान के आधार पर थे। तो इसके लिए नागरिकों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिटीजन्स बाय डोमिसाइल, दूसरे नंबर पर सिटीजन्स बाय माइग्रेशन, तीसरे नंबर पर आता है सिटीजन्स बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि सबसे पहले वो लोग जो भारत के मूल निवासी थे वो भारत के नागरिक, दूसरे नंबर पर जो लोग भारत के प्रवासी थे, यानी कि विस्थापित होकर किसी देश से हमारे देश में आए थे, उन्हें भारत का नागरिक कहा गया। और तीसरे नंबर पर वो लोग जिन्होंने एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करके नियम और शर्तों के आधार पर नागरिकता प्राप्त की, वो लोग देश के नागरिक कहलाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं सिटीजन्स बाय डोमिसाइल को, यानी कि मूल निवास के आधार पर किन किन लोगों को नागरिक माना गया। इसके लिए 3 कंडीशंस दी गई आर्टिकल 5 में। सबसे पहले वो व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ, दूसरे नंबर पर जिनके 2 में से किसी एक माता या पिता का जन्म भारत में हुआ, या फिर जो संविधान लागू होने के 5 साल पहले से भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहे थे। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोगों को हमने मूल निवास के आधार पर भारत का नागरिक माना। अब इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि डोमिसाइल का अर्थ क्या है, यानी कि मूल निवास का अर्थ क्या है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत में पिछले 10 साल से रह रहा है, तो क्या वो भारत का मूल निवासी है? या फिर कोई व्यक्ति लगभग 30 साल की उम्र तक भारत में रहता है, भारत का नागरिक भी है, लेकिन उसको किसी दूसरे देश में जॉब मिल जाती है, सपोज उसको यूएसए में जॉब मिल जाती है और वो 5 साल के लिए यूएसए में शिफ्ट हो जाता है जाके, तो क्या अब वो उसका मूल निवास बदल गया? क्या वो भारत का मूल निवासी अब नहीं कहलाएगा? तो इस तरह का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस में डिस्कस किया है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामनारायण 1955 में, और एक लुइस डी राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 में। इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया, जिसमें डोमिसाइल का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल का अर्थ है एक परमानेंट होम, यानी कि एक स्थायी निवास। तो डोमिसाइल के लिए क्या क्या आवश्यक है? सबसे पहले एक स्थायी निवास आवश्यक है, और वो स्थायी निवास होना सिर्फ आवश्यक नहीं है, उसके साथ के साथ उसमें उसका उस देश में परमानेंटली रहने का इंटेंशन भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है भारत में किसी देश से, और वो एक यहाँ पर लंबे समय के लिए भारत में रहने के लिए आया है, लेकिन उसका उद्देश्य यहाँ बसने का नहीं है, वो सिर्फ एक अपने व्यापारिक उद्देश्य से या किसी भी उद्देश्य से भारत में आया, और उसने हो सकता है कि यहाँ कोई प्रॉपर्टी भी खरीद ली हो, एक स्थायी मकान भी बना लिया हो, तो उसको रेजिडेंस कहा जाएगा, डोमिसाइल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ बसने का इंटेंशन नहीं है। जब तक के लिए वो है 5 साल, 10 साल या 15 साल, जब तक उसका कोई उद्देश्य है यहाँ रहने का, वो तब तक यहाँ रहेगा, और उसके बाद वो यहाँ से मकान बेचकर या जो उसकी इच्छा होगी वो करके अपने देश वापस चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है जो 30 साल की उम्र में, जिसको यूएसए में जॉब मिल जाती है, और वो 5 साल के लिए वहाँ जॉब करने चला जाता है, लेकिन वो 5 साल के लिए जाता है, लेकिन वो अपने आप को ये नहीं मानता कि वो भारत में दोबारा नहीं आएगा। वो उसका वास स्थान जो है वो भारत में ही होगा, बसेगा वो भारत में ही। कुछ समय अंतराल के लिए, हो सकता है और भी लंबे समय के लिए, वो सिर्फ भारत से गया है, लेकिन उसका इंटेंशन भारत को छोड़ने का नहीं है। तो डोमिसाइल के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है रेजिडेंस कंट्री में, दूसरे नंबर पर
इंटेंशन वहाँ रहने का, आजीवन रहने का, भले ही हो सकता है कि वो आजीवन ना रह पाए, बीच बीच में इधर उधर आता जाता रहे, लेकिन इंटेंशन वहाँ पर परमानेंटली रिसाइड करने का। तो रेजिडेंस प्लस इंटेंशन, तब वो बनता है जाकर डोमिसाइल, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 केसेस में एड्रेस किया। उसके बाद एक प्रश्न और आता है कि क्या राज्यों का एक अलग से डोमिसाइल हो सकता है? क्या राज्यों को के आधार पर अलग से एक मूल निवास होता है? क्योंकि हमारे देश के संविधान ने तो हमें एक भारतीय नागरिकता सिर्फ प्रदान की है, राज्यों के लिए अलग से तो कोई नागरिकता प्रदान नहीं की। तो क्या डोमिसाइल स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकता है? तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जोशी वर्सेस मध्य भारत एक केस हुआ था 1955 में, जिसमें इस क्वेश्चन को एड्रेस किया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल का मतलब समझाया कि डोमिसाइल को वैसे पूरे संविधान में कहीं डिस्कस नहीं किया गया है, आर्टिकल 5 में भी सिर्फ उसको मेंशन किया गया है, डोमिसाइल का अर्थ कहीं नहीं समझाया गया। लेकिन डोमिसाइल का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य सिर्फ नागरिकता प्रदान करना नहीं है। उसका उद्देश्य, जब डोमिसाइल की हम बात करते हैं तो डोमिसाइल का मतलब है कि हम एक किसी पर्टिकुलर कंट्री में, यानी कि किसी एक देश में रहते हैं, प्लस वहाँ पर उस देश के अंदर जो भी उत्तराधिकार और जो माइनॉरिटी यानी कि नाबालिगी से संबंधित जो कानून है, शादी विवाह से संबंधित जो भी कानून है, यानी कि इस प्रकार के जितने भी सिविल लॉज है, जिसमें प्रॉपर्टी, सक्सेशन, माइनॉरिटी, मैरिज, इस तरह के जितने भी कानून हैं, वो कानून हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। अब इंडिया की सिचुएशन को अगर देखा जाए तो इंडिया में हर एक ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट के अंडर में आते हैं। जो 3 लिस्ट हमारे संविधान में जिनको मेंशन की गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये सारे सब्जेक्ट स्टेट की लिस्ट में आते हैं। प्लस इस पर यूनियन भी, यानी कि पार्लियामेंट को भी कानून बनाने का अधिकार है। तो इस हिसाब से क्या है कि हमारे देश में इन सभी विषयों पर हर एक प्रदेश में अलग अलग कानून है। तो यानी कि जब हर एक प्रदेश में अलग अलग कानून है, तो फिर हर एक प्रदेश का अलग अलग एक डोमिसाइल भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कहा कि जब तक पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं होता है, यानी कि यहाँ की संसद एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं पारित कर देती है, तब तक हर एक स्टेट का अलग अलग डोमिसाइल हो सकता है। लेकिन ये जजमेंट बहुत क्रिटिसाइज हुआ और इवन इस बेंच में जो जजेस थे, ये एक फुल मेजॉरिटी जजमेंट नहीं हुआ था। इसमें डिसेंट ओपिनियन भी था, जिसने इस ओपिनियन को नहीं माना था, इससे अलग हट के ओपिनियन दिया था। उसने कहा था कि नहीं, डोमिसाइल का अर्थ केवल वहाँ पर स्थायी रूप से निवास करने का है और उसमें इंटेंशन टू रिसाइड होना चाहिए, लेकिन केवल उस पर्टिकुलर क्षेत्र के कानूनों से डोमिसाइल का कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा केस जो आया फिर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में, इसमें इस पुराने जोशी वर्सेस मध्य भारत के प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया। यानी कि इसमें जो उसने डोमिसाइल की परिभाषा दी थी, उसको इस जजमेंट में पूरी तरह से पलट दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि डोमिसाइल का जो आर्टिकल 5 में जो डोमिसाइल जो शब्द मेंशन किया गया है, वो सिर्फ इंडियन डोमिसाइल मेंशन किया गया है। यानी कि डोमिसाइल का अर्थ सिर्फ एक है, इंडियन डोमिसाइल, यानी कि भारतीय मूल निवास। उसके अलावा इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। डोमिसाइल का मतलब है डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा डोमिसाइल का कोई दूसरा अर्थ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जोर देते हुए कहा कि भले ही भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, भले ही भारत की जो व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन हमारे देश का जो फेडरेशन है वो कोई राज्यों के बीच में, यानी कि जो संप्रभु राज्य थे, सॉवरेन स्टेट थे, उनके बीच में एक समझौते के आधार पर ये एक स्टेट नहीं बना है। ये यूनियन ऑफ इंडिया अलग अलग राज्य, संप्रभु राज्यों के बीच में एक समझौते के आधार पर नहीं बना है, जैसा कि अदर फेडरल कंट्रीज़ में है। फॉर एग्जांपल यूएसए में, वहाँ पर क्या हुआ था कि जो स्टेट्स थे वो सभी अपने आप में सॉवरेन स्टेट थे। उन्होंने कुछ फंक्शंस को कंफर्टेबली रन करने के लिए एक समझौते के आधार पर एक यूनियन क्रिएट किया जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाया। लेकिन हमारे देश में यह परिस्थिति अप्लाई नहीं होती है। हमारे देश की परिस्थिति इससे अलग है। इसलिए यहाँ पर एक ट्रू सेंस ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि एक ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम हमारे देश में नहीं है। इसलिए हमारे देश में स्टेट्स का अलग से डोमिसाइल नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार से 2003 में एक स्मृति सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जजमेंट आया, जिसमें कि
कहा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि डोमिसाइल के आधार पर कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को अपने यहाँ नौकरी करने से या पढ़ने से नहीं रोक सकता है। ये सीधे सीधे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और आर्टिकल 5 में डोमिसाइल, एक सेपरेट डोमिसाइल की बात कहीं भी नहीं की गई है। उसी प्रकार से कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 आया जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 1951 में एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो आया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो इसमें एक डोमिसाइल वर्ड को उल्लेख किया गया था और इसको आवश्यक बताया था राज्यसभा से नामित होने के लिए, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो किसी भी प्रदेश से राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए उसमें डोमिसाइल को इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया था, यानी कि अगर आपका डोमिसाइल उस स्टेट का है तभी आप राज्यसभा में उस स्टेट से नॉमिनेट किए जा सकते हैं या फिर आप चुनकर जा सकते हैं। तो इस बाध्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया और इस वर्ड को 2003 में ही डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अब एक नया प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं, सपोज जॉब के लिए भरते हैं या फिर स्टडी के लिए भरते हैं, तो उसमें एक डोमिसाइल का कॉलम होता है जिसमें हमें मेंशन करना पड़ता है कि हमारा डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है या तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है, वॉटेवर। तो हमें डोमिसाइल को उसमें मेंशन करना पड़ता है। तो जब स्टेट्स का अलग से डोमिसाइल नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इसे खारिज कर दिया, तो ये डोमिसाइल हम क्यों भरते हैं उसमें। प्लस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, जैसे कि कोई भी एजुकेशन में ही अगर हम बात करते हैं, सपोज मेडिकल की सीट्स हैं, अगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की कोटे की सीट्स है तो उसमें फिर वो केवल महाराष्ट्र के लोगों को ही एडमिशन देते हैं, अदर डोमिसाइल के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं देते, या फिर उनके लिए कुछ लिमिटेड कोटा वहाँ पर होता है। उसी प्रकार से जॉब्स में होता है कि अदर स्टेट में जब हम जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कई बार राज्यों में, हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक जगह हो, लेकिन कई बार जो राज्यों की जो वैकेंसीज़ होती हैं सेपरेट, तो उन राज्यों की वैकेंसीज़ में वो कुछ परसेंट कोटा अपने स्टेट के नागरिकों के लिए से रिजर्व कर लेते हैं। या फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 180 सीट्स सपोज वो स्टेट अपने स्टेट के डोमिसाइल के लोगों के लिए रिजर्व कर लेता है, 20% में अदर स्टेट के लोगों को भी जगह दी जाती है। तो आज ये बहुत कॉमन नियम है, तो फिर इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इस पर प्रभावी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसका सीधा सा एक जवाब है, इसको हमें दो तरीके से देखना होगा। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14 यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट का सीधे सीधे वायलेशन है अगर हम विभक्त करते हैं, डोमिसाइल के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बिल्कुल सही बात है कि इसका ये उल्लंघन है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उनको हम आइसोलेशन में डिस्कस नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब है कि उनको एक केवल फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट के एक पर्टिकुलर दायरे में रहकर हम डिस्कस नहीं कर सकते, इसका हमें ब्रॉड व्यू लेना पड़ेगा। ब्रॉड व्यू लेने में हमें फंडामेंटल राइट के साथ डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसको साथ में रखकर इसको स्टडी करना पड़ेगा, तब हम किसी बेहतर कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट में कहा गया है नो डाउट कि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग कि किसी के भी साथ किसी भी धर्म या जाति या किसी भी आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। लेकिन डीपीएसपी में राज्यों को या राज्य को ये अधिकार है कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध कर सकता है, यानी कि जिसमें एक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है वो झलकती है डीपीएसपी में। तो इसके अनुसार मान लीजिए कि किसी राज्य में एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, और वहीं दूसरे स्टेट से जहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड पुअर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर सपोज बिहार में कोई वैकेंसी निकलती है तो महाराष्ट्र से लोग आके उसमें अप्लाई करते हैं और सारी जॉब्स उनको मिल जाती हैं। बिहार के जो एक्चुअल सिटीजन्स हैं उनको वहाँ पर जॉब नहीं मिलती है, तो बिहार के रहने वाले लोगों को जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि वो कंपटीशन में उनके साथ स्टैंड नहीं कर पाते। तो अब उनके भी हितों को ध्यान में रखना चाहिए और उनके हितों की भी रक्षा आवश्यक है, वरना वो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रह जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए एक विभेदकारी नीति अपनाना राज्य की मजबूरी है, जिसको इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का नाम दिया गया। हमारे संविधान में तो नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जजमेंट्स को जब इंटरप्रेट्स किया है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में
एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एक टर्म निकल के आया कि एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, यानी कि एक जिसमें जो आवश्यक डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ भले के लिए कि किसी एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी के एक सेगमेंट के भले के लिए अगर कुछ हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़े तो वो राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार कर सकती है। तो उसी नीति पर ये डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट आधारित है, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर हम फंडामेंटल राइट में ही देखते हैं तो आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19D हमें किसी भी राज्य में फ्रीली घूमने की आज़ादी देता है। आर्टिकल 19(1)G में हमें किसी भी राज्य में कोई भी ऑक्यूपेशन, यानी कि हम वहाँ स्टडी भी कर सकते हैं, हम वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ भी करने की हमें आज़ादी देता है। लेकिन ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये जो फ्रीडम हमें आर्टिकल 19(1) में मिली है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि इसके लिए आर्टिकल 19(6) में रीजनेबल कंडीशंस भी लगाई गई हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस राज्य के मूल निवासियों के हित में अगर वो राज्य चाहे तो आर्टिकल 19(1)D पर और आर्टिकल 19(1)G के 1G पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, यानी कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो इसी के आधार पर किसी राज्य के नागरिकों को प्रमोट करने के लिए ये डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट आया, जिसके आधार पर राज्यों में नौकरी करने के लिए या पढ़ने के लिए, सिर्फ नौकरी करने के लिए या पढ़ने के लिए कुछ विशेष कंडीशंस बनाई गई हैं। बाकी उन राज्यों में जाने के लिए, घूमने के लिए किसी हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर हम व्यवसाय करना चाहते हैं या हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें किसी स्पेशल कंडीशन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो डोमिसाइल वर्ड जो हम एजुकेशन या जॉब्स के फॉर्म्स में देखते हैं, इसका यूसेज बहुत ही लिमिटेड है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसमें कहा गया है सिटीजन्स बाय माइग्रेशन, यानी कि प्रवास के आधार पर नागरिकता। तो प्रवास के आधार पर जिन्हें नागरिक माना गया है। अब इतना सब डिस्कस करने के बाद एक बात हमारे दिमाग में आती है कि जैसे हमने सिटीजन्स बाय डोमिसाइल रखा था कि जो मूल निवासी हैं वो इस देश के नागरिक होंगे, जो कि संभवतः हर एक देश में ये नियम है कि जो उस देश के मूल निवासी हैं वो नागरिक होंगे। तो इसके लिए फिर अलग से ये सिटीजन्स बाय माइग्रेशन, ये अलग से एक टर्म हमें, ये अलग से कंडीशन क्यों रखनी पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल एक तैयार हो जाता है कि सिटीजनशिप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, वो भी स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि ये तो एक ऐसा मैटर है जिस पर कि एक नॉर्मल लेजिस्लेशन आ सकता था, कोई भी एक एक्ट पास कर देती पार्लियामेंट, जिसमें जो बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता देने के लिए नियम और शर्तें उसमें मेंशन कर सकती थी, और उसके आधार पर जो भी विदेशी नागरिक हैं उनको नागरिकता यहाँ दी जा सकती थी, जिसके लिए 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट आ भी गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखने की क्या वजह थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देनी पड़ी? इसके पीछे एक मूल कारण है, जिसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा। इसके पीछे एक मूल कारण जो था 1947 में हमारे देश का बंटवारा, यानी कि 1947 में हमारा देश सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था। इसी कारण से ये प्रावधान हमें कॉन्स्टिट्यूशन में करना पड़ा। नहीं तो ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो इस देश में जन्मा है वो इस देश का नागरिक कहलाएगा, सीधी सी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की पहचान कोई 1947 से नहीं जुड़ी हुई है। 1947 में सिर्फ भारत को नागरिकता मिली थी। इसकी एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक विरासत है, बहुत पुरानी पहचान है, यानी कि बहुत हजारों वर्ष से भारत एग्जिस्ट कर रहा था। 1947 में कोई एक नया देश नहीं बना था भारत, कि अब एक नया देश बना है, उसके लिए पूरा सिस्टम है, एक नए सिरे से हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। लेकिन 1947 में देश के बंटवारे ने तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। देश 3 खंडों में विभाजित हुआ। कहने के लिए वो 2 पार्ट्स में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, और लेकिन इसके भूभाग को 3 भागों में बांटा गया था। एक पश्चिमी पाकिस्तान, भारत, फिर उसके बाद एक पूर्वी पाकिस्तान। तो इस कारण से अब उस समय हमारे सामने ये 2 बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई थी कि सबसे पहले तो टेरिटरी डिसाइड की जाए कि कितने भूभाग को भारत कहा जाएगा। दूसरे नंबर पर सिटीजन्स को डिसाइड किया जाए कि कौन कौन लोग भारत के नागरिक होंगे टेरिटरीज के लिए। जैसे इसीलिए फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले संविधान में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को मेंशन किया गया, यानी कि कौन सा भूभाग भारत का हिस्सा होगा, सबसे पहले ये तय किया गया। फिर उसके बाद सिटीजनशिप के
क्वेश्चन को एड्रेस किया गया, वो भी संविधान में किया गया, क्योंकि 1947 में हम सभी को ज्ञात है कि 1947 में जब विभाजन हुआ तो विभाजन कोई बहुत सहज रूप से नहीं हुआ था कि एक लकीर खींच दी गई और कह दिया गया कि ये हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा, ये हिस्सा हिंदुस्तान कहलाएगा। इतने सहज रूप से विभाजन नहीं हुआ था। विभाजन एक दंश के रूप में आज भी हम लोग याद करते हैं, क्योंकि विभाजन के समय लाखों की संख्या में लोग विस्थापित भी हुए थे। लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आए थे और भारत से पाकिस्तान गए थे। जो पाकिस्तान से भारत आए उनको हमने कुछ समय के लिए रिफ्यूजी टर्म यूज़ किया था उनके लिए, या रिफ्यूजीज के रूप में वो भारत में आए थे। और एक विकराल समस्या उस समय देश में खड़ी थी। सबसे पहले तो उनके पुनर्स्थापन की, कि उनको कैसे स्थापित किया जाए, कहाँ रखा जाए देश में। तो इसी कारण से ये जो माइग्रेंट्स दोनों कंट्रीज़ में इधर से उधर हुए थे, इसी कारण से नागरिकता का सवाल बहुत अहम हो गया था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन पाकिस्तान से भारत में आया है, कितने लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान जा चुके हैं। तो इस विषय के कारण ये जो नागरिकता का एक विषय था, नागरिकता का सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। और इसीलिए इसको संविधान में जगह दी गई। और सिर्फ जगह नहीं दी गई, संविधान में साफ लिखा है कि इन्हीं नियमों के आधार पर कौन कौन लोग संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक माने जाएंगे। इन्हीं नियमों के आधार पर यह तय किया गया। तो जिसमें सबसे पहले था जो भारत के मूल निवासी थे, जिनका जन्म भारत में हुआ, या जिनके दो में से किसी माता या पिता का जन्म भारत में हुआ, या जो बंटवारे से नहीं बल्कि संविधान लागू होने से 5 साल पहले से भारत में लगातार निवास कर रहे थे और आगे भी रहना चाहते हैं। उन लोगों को हमने मूल निवास के आधार पर भारत का नागरिक मान लिया। अब दूसरे नंबर पर आए वो लोग जो माइग्रेशन के थ्रू इंडिया में आए थे, यानी कि इंडिया में पहले से रहते नहीं थे, वो माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे। तो उनके लिए कुछ कंडीशंस आर्टिकल 6 में मेंशन की गई हैं। सबसे पहली कंडीशन, वो लोग जिनके किसी पेरेंट्स का यानी कि माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति का, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी एक ग्रैंड पेरेंट का जन्म भारत में हुआ है, या वो लोग जो 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत आ गए। तीसरे नंबर पर वो लोग जो यहाँ पर 1948 के बाद भारत आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को एज ए सिटीज़न 6 महीने के अंदर रजिस्टर करवा लिया। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोगों को माइग्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता प्रदान की गई। ऐसे 3 कैटेगरी के लोगों को भारत का नागरिक माना गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स की, यानी कि सिटीजन्स बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि जिन्होंने एक कानूनी प्रावधान के आधार पर भारत की नागरिकता ली। इसके बारे में मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 8 में, यानी कि आर्टिकल 8 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वो व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं थे, भारत के नागरिक यानी कि जो जिनका डोमिसाइल इंडिया या पाकिस्तान में से कोई भी नहीं था, वो किसी अन्य देश में निवास कर रहे थे, और यदि वो भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो वो उस देश में जो इंडियन डिप्लोमेट हैं या इंडियन कॉन्सुलेट हैं उनके पास जाकर एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के, और जो नियम और शर्तें भारत की सरकार की हैं नागरिक बनने के लिए, उनको स्वीकार करके वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आर्टिकल 8 में प्रावधान किया गया। और इसमें विशेष बात ये है कि ये आर्टिकल स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए था जो इंडिया या पाकिस्तान में से कहीं भी जिनका डोमिसाइल नहीं था और वो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते थे। अब इसके बाद आता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता को खारिज करने का प्रावधान। आर्टिकल 5 में डोमिसाइल के अकॉर्डिंग नागरिक मान लिया गया। आर्टिकल 6 में जो माइग्रेट होकर आए उनको नागरिक मान लिया गया। लेकिन क्या ये राइट एब्सोल्यूट था? एब्सोल्यूट बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आर्टिकल 7 में इसके लिए कंडीशन भी लगाई गई है कि आर्टिकल 5 और 6 में भले ही नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार आपको है, आपको नागरिक मान लिया गया, लेकिन फिर भी ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 7 में एक कंडीशन इसके लिए मेंशन की गई कि वो लोग जिन्होंने 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेशन कर लिया था, वो लोग भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। यानी कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कोई एक महिला जिसका विवाह पाकिस्तान के किसी एक व्यक्ति के साथ हुआ 1 मार्च 1947 के बाद, अब उस समय तो देश का बंटवारा नहीं हुआ था। मान लीजिए कि कोई पंजाब प्रांत में रहने वाली किसी एक महिला का लाहौर में किसी व्यक्ति के साथ विवाह संबंध हुआ और उसके बाद वो अपने पति के साथ उस क्षेत्र में रहने के लिए चली गई, तो ऑटोमेटिकली इस आर्टिकल के तहत
उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, उसको भारत का मूल निवास के आधार पर भारत का नागरिक नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद एक परमिट के तहत भारत में आए और वो भारत परमानेंट अब भारत के ही सिटीजन बनना चाहते थे, तो वो रजिस्ट्रेशन के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकते थे। ये उनके लिए एक प्रावधान किया गया, यानी कि एक बैकडोर उनके लिए खोला गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट डुअल सिटीजनशिप, यानी कि दोहरी नागरिकता के बारे में। तो क्या भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो किसी अन्य देश का भी नागरिक है वो साथ के साथ भारत का नागरिक बन सकता है क्या? या कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक था और वो बाद में किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, सपोज़ वो यूएस का सिटीजन अगर बन जाता है, तो क्या वो भारत का नागरिक कहला सकता है? तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि आर्टिकल 9 में इसको कम्प्लीटली डिबार किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप वॉलेंटरली एक्वायर कर लेता है, यानी कि अपनी मर्जी से स्वीकार कर लेता है, तो उसके बाद वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्लूरल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इसी के साथ आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को सिटीजनशिप के लिए लॉ बनाने की पूरी पावर दी गई है। यानी कि इसमें साफ कहा गया है कि इस संविधान के प्रावधानों के बावजूद भी पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है कि वो समय समय पर नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। तो उसी कानून के आधार पर इसी आर्टिकल के आधार पर 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट से पास हुआ, जिसके बाद शुरुआत में तो उसमें ये प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में इसमें अमेंड करके ये जोड़ा गया कि हाँ, कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और वो पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दो देशों को छोड़कर किसी दुनिया के अन्य देश में रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। भारतीय मूल के होने का मतलब जिसके माता या पिता दो में से कोई एक भारतीय है, जन्म से भारतीय रहे हैं, तो उनको भारत का नागरिक माना जा सकता है। और इसमें पहले 2003 में 16 कंट्रीज़ को रखा गया कि इन 16 देशों में से कोई भी व्यक्ति जिन देशों में रह रहा है और वो भारत का नागरिक अपने आप को कहलवाना चाहता है कि वो भारत का नागरिक है, वो भारत की नागरिकता साथ के साथ चाहता है, और उसके माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय है, तो वहाँ वो इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाके या इंडियन डिप्लोमेट के पास जाके अपने आप को डिक्लेयर कर सकता है कि यस, आई वांट इंडियन सिटीजनशिप। इसके बाद 2005 में फिर से इसमें पुनः बदलाव हुआ, यानी कि एक सुधार किया गया, जिसमें फिर ये 16 देशों की लिस्ट हटाकर इसको एक्सपेंड कर दिया गया। लेकिन इसमें फिर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान को नहीं जोड़ा गया, यानी कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उनको शामिल नहीं किया गया। बाकी अन्य दुनिया के किसी भी देश में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई कि यानी कि वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। बस उनको एक काम करना था कि उनको भारत में आने के बाद 1 साल के अंदर अपने भारत की नागरिकता को लेना था। और पहले एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया कि पहले ये जो लिमिट थी वो 2 ईयर्स की थी, बाद में इसको घटा के 1 ईयर कर दिया गया था। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं अबाउट इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 की, जो अभी पिछले आर्टिकल में हमने जिसको डिस्कस किया आर्टिकल 9 के साथ। तो जैसा उस आर्टिकल में हमने मेंशन किया था कि आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को पावर है सिटीजनशिप को लेकर लॉ बनाने की। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में डाले थे ये एग्जॉस्टिव नहीं थे, ये इनको बहुत सिंपल यूज़ के लिए इसमें रखा गया था, क्योंकि उस समय चुनौती थी कि जो बड़े स्केल पर जो एक माइग्रेशन हुआ था देश में, तो उस समय ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि कौन कौन लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं, कौन लोग भारत से पाकिस्तान में चले गए हैं, तो कौन लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे, लेकिन ये पूरी तरह से एग्जॉस्टिव नहीं थे, यानी कि बहुत विस्तार से इनको उल्लेख नहीं किया गया था संविधान में। इसलिए आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि वो सब नागरिकता के संबंध में कानून बना सकते हैं। तो आर्टिकल 11 के तहत इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास हुआ, जिसमें कुछ प्रोविजंस किए गए कि सबसे पहले नागरिकता प्रदान करने के लिए, तो जिसमें 5 कंडीशंस रखी गई कि इन 5 आधारों पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। सबसे पहले सेक्शन 3 में बाय बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर, सेक्शन 4 में बाय डिसेंट, सेक्शन 5 में रजिस्ट्रेशन,
सेक्शन 6 में नेचुरलाइजेशन और सेक्शन 7 में इनकॉर्पोरेशन ऑफ सम टेरिटरी इन इंडिया, यानी कि अगर किसी पार्ट को, किसी भी टेरिटरी को इंडिया में मिला लिया जाता है किसी भी रीज़न से या किसी भी वे में, तो उस पार्ट के जो भी लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन्स कहलाएंगे। तो बाय बर्थ क्लियर है कि जो भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके बाद में जो बाय डिसेंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो व्यक्ति भारत के बाहर भी यदि जन्मा है और उसके माता या पिता में से कोई भी भारतीय है तो वो भारतीय कहला सकता है, यानी कि वो भारत का नागरिक बन सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ये कुछ हमें सुना हुआ लग रहा है, क्योंकि अभी ताज़ा इसमें देश में, पूरे देश में बहुत बवाल हुआ, क्योंकि अभी 2019 में इसमें एक संशोधन किया गया बड़ा, जिस संशोधन के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में रह रहे जो माइनॉरिटीज़ थे, उन देशों के जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको जो 2014 तक जो देश में आ गए, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। तो क्या ये पहला अमेंडमेंट है इस एक्ट में? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 1986 में सबसे पहले इसमें एक अमेंडमेंट हुआ। 1986 से भी पहले अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन 1986 में एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किया गया, जिसमें बॉर्न इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया। क्योंकि 1955 में जब ये एक्ट आया था तो उसके अकॉर्डिंग ये मान लिया गया कि जो भी व्यक्ति इस देश में जन्म लेता है, जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, इस देश में अगर जन्म ले लेता है तो जन्म सिद्ध उसका अधिकार है यहाँ की नागरिकता पर, यानी कि वो भारत का नागरिक बन जाता है। लेकिन अब समस्या क्या हुई कि बड़े स्तर पर सिर्फ 1947 में ही नहीं, बल्कि 1947 के बाद भी भारत में माइग्रेशन की एक बड़ी समस्या थी। फॉर एग्जांपल 1971 के युद्ध के समय बड़े स्तर पर बांग्लादेश से माइग्रेट होकर लोग भारत में आए थे, और इवन अभी भी बांग्लादेश से कई लोग चोरी छुपे माइग्रेशन करके इंडिया में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे, तो फिर उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली, उनके बच्चे जो यहाँ पैदा हुए ऑटोमेटिकली वो इंडियन सिटीजन बन रहे थे। तो उस चुनौती से निपटने के लिए इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया कि सिर्फ जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि जिनके दो में से कोई एक पेरेंट्स इंडियन हैं, उन्हीं को जन्म के आधार पर यहाँ का नागरिक माना जाएगा। और इसमें डेट भी चेंज कर दी गई, जो पहले 1947 से थी कि 1947 के बाद जो व्यक्ति यहाँ पर जन्मा है, फिर इसके बाद इसको 1979 कर दिया गया कि 1979 के बाद जिसका जन्म भारत में होता है और जिसके माता या पिता में से एक व्यक्ति कोई भी जो भारत के नागरिक हैं, उन्हीं को जन्म के आधार पर यहाँ का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद में 1992 में एक और इम्पोर्टेंट बदलाव किया गया, क्योंकि 1986 में जो बदलाव किया गया उसमें माता या पिता नहीं, बल्कि ईदर पेरेंट, और ईदर पेरेंट से मतलब था सिर्फ पिता के लिए कि जिसका पिता भारतीय है, अगर उससे कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसको जन्म सिद्ध यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन 1992 में इसको एक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन माना गया, यानी कि महिलाओं के साथ भेदभाव की नीति के रूप में देखा गया। तो अतः इसमें बदलाव किया गया, और बदलाव करके फिर ये प्रावधान किया गया कि जो लोग, जिनके माता या पिता में से कोई भी एक व्यक्ति यदि भारतीय है और उनका जन्म यदि भारत में होता है, तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, यानी कि उनको जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद 2003 में इसमें चेंज हुए। 2003 में, जैसे कि अभी हमने पीछे की पार्ट में डिस्कस किया है कि 2003 के अकॉर्डिंग जो ओवरसीज सिटीजन्स थे उनको मान्यता दी गई कि वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसके साथ ही साथ इसमें इलीगल माइग्रेंट्स को भी मेंशन किया गया। इलीगल माइग्रेंट्स वर्ड को इसमें जोड़ा गया, जो पहले नहीं था। इसमें इलीगल माइग्रेंट को जोड़ने का रीज़न ये था क्योंकि माइग्रेशन एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग तो हैं जो जैसे 1970 में जो माइग्रेट होकर यहाँ आ गए, कुछ परिस्थितियों की वजह से वो यहाँ आकर बस गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो गैर कानूनी रूप से भारत में आ रहे थे, चोरी छुपे यानी कि भारत में आ रहे थे, या फिर उनको 2 साल के वीज़ा पर आ रहे थे और भारत में आके वो इतना बड़ा देश है तो वो कहीं भी गायब हो गए, कहीं भी बस गए, जाके किसी अन्य नाम से बस गए। वो वीज़ा परमिट उनका ख़त्म होने के बावजूद भी वो 30-30 साल से भारत में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स
के नाम से इसमें संबोधित किया गया, यानी कि इस वर्ड को इसमें जोड़ा गया और साफ कहा गया कि इलीगल माइग्रेंट्स के किसी के बच्चों को बाय बर्थ यहाँ पर सिटीजनशिप का राइट नहीं मिलेगा और इलीगल माइग्रेंट्स को इवन थ्रू द रजिस्ट्रेशन भी सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इलीगल का मतलब है कि वो गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं, अतः उनको यहाँ से जाना ही होगा। और उसके बाद 2005 में पुनः इसमें बदलाव किया गया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को सिटीजन्स माना गया इंडिया का, कि वो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, यानी कि जो भारतीय मूल के नागरिक हैं, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के पूरी दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हैं और वो यदि अपने आप को भारतीय नागरिकता देना चाहते हो, दिलवाना चाहते हैं कि वो भारत के नागरिक अपने आप को कहलवाना चाहते हैं, या वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि उनके बच्चे भारत के नागरिक कहलाएं, तो वो अपने देश में, अपने ही देश में इंडियन कॉन्सुलेट के पास जाके एक फॉर्म फिलअप करके डिक्लेयर कर सकते हैं कि यस, उनका चाइल्ड जो है वो इंडियन सिटीज़न ही कहलाएगा। वो इंडियन सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करते हैं, प्लस इसको एक्वायर करना चाहते हैं, और वो अपने जिस देश के वो नागरिक है भी, उसके साथ साथ वो भारत के नागरिक भी कहलाना चाहते हैं। उसके बाद 2019 में एक इसमें बड़ा बदलाव हुआ, जो बहुत व्यापक बदलाव तो नहीं है, लेकिन इस बदलाव के कारण पूरे देश में हमने देखा कि एक बहुत व्यापक रोष का माहौल उत्पन्न हुआ। देश में कई जगह दंगे भी हुए और बहुत एक बड़ी चर्चा का विषय ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये बन गया, क्योंकि इस अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया कि जो भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में वहाँ उन देशों की जो माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी और सिख, इनमें से कोई भी लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, स्वाभाविक है कि ये लोग वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, तो वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए, तो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो इस पर व्यापक विरोध भारत के अंदर शुरू हो गया, क्योंकि इसको कई लोगों ने इस नज़रिए से देखा कि ये भारत के मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसमें धार्मिक आधार पर भेदभाव किया गया है, जो आर्टिकल 14 में कम्प्लीटली डिबार्ड है। आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी भी व्यक्ति के साथ। तो इस पर व्यापक रोष हुआ और बहुत राजनीति भी हुई हमारे देश में। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें साफ कहा गया है कि जो लोग इन 3 देशों में माइनॉरिटीज़ हैं और अगर वो इंडिया में आ जाते हैं तो उनको सिटीजनशिप दी गई है। यानी कि बात स्पष्ट है कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए नागरिकता का एक द्वार खोला गया है, लेकिन भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता इससे अफेक्ट नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में राजनीतिक कारणों से इस पर बहुत विवाद हुआ। दुनिया के अन्य देशों ने भी इस पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि ये भेदभाव की रणनीति भारत ने अपनाई, जबकि ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जो फंडामेंटल राइट है भी वो सिटीजन्स के लिए हैं, वो नॉन सिटीजन्स के लिए ऊपर अप्लाई नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आर्टिकल 14 की भी बात करते हैं तो आर्टिकल 14 का कुछ लोगों ने हवाला दिया कि ये केवल सिटीजन्स के लिए नहीं है, इसमें पर्सन वर्ड यूज़ हुआ है, सिटीजन वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो इस आधार पर ये नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। बात सही है कि नॉन सिटीजन्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 14 को ही इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, जिसको अभी इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, यानी कि रीजनेबल डिफरेंशिएशन। कुछ विशेष परिस्थितियों में रीजनेबल डिफरेंशिएशन यानी कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन अगर एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है, यानी कि रीजनेबल विभेदकारी नीति को अपनाया जा सकता है। तो ये जो पार्ट है कि जो लोग वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं इन देशों में, तो उनकी हालत पूरी दुनिया में किसी से भी छुपी नहीं है कि उनकी हालत क्या है, वहाँ पर कैसे रह रहे हैं वो वहाँ पर। तो अगर वो अपने प्राणों को संकट में देखकर भारत की शरण ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उनके लिए कुछ विभेदकारी नीति अपनाई जा सकती है, यानी कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया को यूज़ किया जा सकता है, जिसको इस अमेंडमेंट एक्ट में किया गया है। यानी कि ये किसी भी प्रकार से गैर बराबरी या भेदभाव की नीति नहीं है, और विशेषकर भारत के नागरिकों से इस प्रावधान का किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? इसके लिए अगर कोई सजेशंस हैं या इम्प्रूवमेंट्स के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।